कठुआ जम्मू कश्मीर का पहला जिला, एक ऐसा जिला जो नेचुरल रिसोर्सेज में काफी ज्यादा रिच है। हमारा कठुआ एकमात्र ऐसा जिला है इस पूरे प्रदेश का, और मुझे लगता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया का, यहाँ पर एक ही समय में अलग अलग मौसम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इतना रिच है हमारा कठुआ। लेकिन अब शायद ये कहना गलत ना होगा कि लोगों को समझ नहीं आ रही, और लोगों को या फिर सरकार ने ऐसे आटे चावल के मुद्दे में फंसा दिया है कि वो लोग वहीं से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप लखनपुर से शुरू हो जाइए, बागथली चले जाइए, हटली चले जाइए, बरवाल चले जाइए, लोगेट चले जाइए, नगरी बडाला और घाटी सकते चक, ये मेन हब हैं जिन्हें इंडस्ट्रियल हब कहा जा रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियल हब के नाम पर प्रताड़ना लोगों की कितनी हो रही है, ये एक चर्चा का विषय है। आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ सुशील जी मौजूद हैं। पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर, पूरे कानूनी दावपेच पर एक गहरी पकड़ भी रखते हैं और लगातार चिंतन मंथन भी करते रहते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। धन्यवाद सर। पहला ही सवाल करूंगा, क्या आज वो कठुआ बचा जो कुछ समय पहले था? क्या कठुआ की आबो हवा वैसी है कि खुले में सांस अब जो है वो ली जाए, और आने वाला कल वो किस तरह से रहने वाला है? हिशाम जी, आपका धन्यवाद। हम आपको देखते रहते हैं। आप कम से कम जो कठुआ के इर्द गिर्द या कठुआ जिला भर में, जम्मू कश्मीर में जो भी समस्याएं सर उठा रही होती हैं, उन समस्या पर सर समय रहते आप बात करते हैं, और बात करके लोगों को आगाह करते हैं कि आने वाला समय हमारे जिला के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत हानिकारक हो रहा है। तो लोगों को सचेत करते हैं। इसके लिए हम आपका दिल की गहराइयों से आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक आपने जो प्रश्न किया है, औद्योगिकरण जो हो रहा है जी बिल्कुल जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में आप कुछ हमसे, हमारा व्यू पॉइंट जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। हम इसके लिए भी आपके धन्यवादी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले भारत की जो और जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड अर्थव्यवस्था थी। ज़मीन को हम अनाज वगैरह उगा करके, वो एक किस्म का पर्यावरण फ्रेंडली तरीका था। इको फ्रेंडली तरीका था। पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ होता नहीं था। और जब जब भी इसको हमने औद्योगिकरण के साथ इसको जोड़ा है और अर्थव्यवस्था को औद्योगिकरण के पहिए के साथ जब से इसको मिलाया है, तब से पर्यावरण की डिग्रेडेशन वहां पर नोटिस आने लगी है। जी बिल्कुल। तो सरकार का सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का ये प्रयास रहा है कि जम्मू कश्मीर में औद्योगिकरण हो। इस बात के लिए तो हम सभी जो भी सरकारें पहले की रही हैं उनकी सराहना करते हैं, क्योंकि 35 वर्षों से अधिक समय में मुझे भी इंडस्ट्रीज को देखते हो गया है। सरकारों का पूर्णतः प्रयास रहा है कि जम्मू कश्मीर में औद्योगिकरण हो, लेकिन औद्योगिकरण किस ढंग से हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, किसी भी तरीके से कोई भी इन्वायरमेंट के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, इसकी चिंता जो होती है वो कहीं ना कहीं पर नजर आती थी। लेकिन इस बार जो सरकार ने नई औद्योगिक पॉलिसी लाई है, जिसपे आप चिंता कर रहे हैं, बिल्कुल सर, जो पॉलिसी नई आई है इसमें हम तो पहले तो चलो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार ने जो जो पॉलिसियां दी हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे देखने को आ रही है, ये पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए जी, और जम्मू कश्मीर की 24 डिस्ट्रिक्ट है, और ये औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक वार्डन है वो सारा कठुआ ब्लॉक और कठुआ तहसील या पार्ट ऑफ हीरानगर तहसील में होगा। तो ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। आप पुंछ और जोरी में भी इनको ले जाइए, आप डोडा किश्तवाड़ है, आप कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं। इन सभी डिस्ट्रिक्टों में इसको ले जाइए। केंद्र सरकार की तरफ से 28,400 करोड़ रुपए का एक पैकेज मिला है कि वो जो भी यहाँ जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाएंगे वो उनको 28,400 करोड़ रुपए तक की सब्सिडीज, जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव्स, जी बिल्कुल, इंटरेस्ट रिइंबर्समेंट, इस तरीके का उन्होंने घोषणा कर रखी है कि हम देंगे। अब वो पूरी इंटायर जम्मू कश्मीर यूटी के लिए है, वो केवल मात्र कठुआ के लिए नहीं है। जी बिल्कुल। वैसे जम्मू कश्मीर जो है इसका 80% पहाड़ है और 20% यहाँ पर जमीन बचती है। जी।
तो इन्वेस्टर जो आता है वो तो यहाँ तो कोई उसकी जो उसका उत्पादन होगा वो जम्मू कश्मीर में उसका यूटिलाइजेशन होगी या जम्मू कश्मीर में बेच पाएगा, ऐसी स्थिति नजर नहीं आती है। तो जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहा है वो रॉ मटेरियल भी बाहर से लेके आएगा, यहाँ प्रोसेस करेगा और बाद में वो बाहर ले जाएगा, बाहर जा करके उसको बेचेगा। तो इसलिए वो उनका ये प्रयास है कि हम कठुआ के अंदर और कठुआ के सराउंडिंग एरिया के अंदर ही हम उद्योग लगाएं, और ताकि हमें एक्सेस जो है वो फ्रेट वगैरह ना पड़े। लेकिन सरकार जो पॉलिसी लेकर के आई है वो पूरे यूटी लेवल की पॉलिसी है। जी बिल्कुल। तो हमारा ये है कि ये 28,400 करोड़ का जो पैकेज आया है, इसको अगर 20 डिस्ट्रिक्टों में इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1428 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सारा बनता है। अगर 1428 करोड़ रुपए की जिला भर में इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो मुझे नहीं लगता था कि पर्यावरण को इतना भारी नुकसान हो सकता था। ये वीरेबल भी था, और यहाँ के पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के लोग हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट की बात थी तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी हर जिला सत्र, हर जिला हेडक्वार्टर यहाँ मिल जाती थी। अब उन्होंने क्या किया कि सारा जो बटन है वो कठुआ में आने वाला है या कठुआ में आ रहा है। इससे कठुआ के अंदर भारी तकलीफ जो लोगों को आने वाली है। आप देखेंगे कि यहाँ डिसएडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले लोगों की हेल्थ पे असर पड़ता है, यहाँ पर्यावरण खराब होता है, पर्यावरण प्रदूषण बड़ी लेवल पे फैलता है। अब ये नई पॉलिसी आएगी, हजारों टन कोयला जो है वो जलेगा, डीजल पेट्रोल इस्तेमाल होंगे, इसमें इन्फर्नेस ऑयल होंगे, कई प्रकार के बॉयलर चलेंगे, जीरो रेटर किसी पर कोई भी औद्योगिक जो है प्रोसेस है, अगर हम उनको समझेंगे वो पर्यावरण की दृष्टि से जीरो उसका प्रदूषण होगा तो ऐसी कोई चीज होगी नहीं है। तो इतना बड़ी पॉलिसी जो है वो सारी की सारी इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो कठुआ के इर्द गिर्द लगने जा रहे हैं, और आने वाले समय में यहाँ हमें लगता है कि हमें सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। कठुआ की मैं बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है हमारी एक हमेशा एक प्रयास भी है और सोच भी रहती है कि अपने रिसोर्सेज को बचाया जाए। इंडस्ट्रीज भी वहां लग रही हैं कठुआ में, यहाँ या तो वाटर बॉडीज थी या फिर घने जंगल थे। बागथली जो इंडस्ट्रियल स्टेट जिसे दो भागों में बांटा गया है, क्या देखते हैं बहुत बड़े एक वाटर रिसोर्स के साथ है, जल स्रोत जिसे रावी दरिया हम कहते हैं, बिल्कुल उसके किनारे पर बसा दी जा रही है। बरवाल की बात करें, घाटी की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन की गई। क्या देखते हैं, क्यों सिर्फ हमारा ही एरिया टारगेट किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली नेचुरली हमें कठुआ के लोगों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर ये एक षड्यंत्र है कि हम इंडस्ट्रियल भी बाहर के लाएंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, लेबर भी बाहर से आएगी? कोई हिडन चांसेस नहीं लगते आपको कि डेमोग्राफिक चेंज कठुआ को करने का प्रयास किया जाए? देखिए, यहाँ पर औद्योगिकरण होगा, वहां पर नेचुरली श्रम और पूंजी, कैपिटल और लेबर जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन के लिए। तो पूंजी भी बाहर से आ रही है और श्रम के लिए लोगों को लेबर भी बाहर से लानी पड़ेगी, तब जाकर के इनका कॉम्बिनेशन होगा और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जाएगी। तो ये जो प्रोडक्शन यहाँ पर करने की बात आ रही है, इस पे एक्सप्लॉइटेशन है। हमने पहले 2010 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने एक एक्ट पास किया, वाटर बॉडी एक्ट था, उनसे तमाम लोगों से हमने ओनरशिप वापस ले ली थी। जो भी वाटर बॉडी के अधीन जमीनें चली गई, जी बिल्कुल, खाड़ में चली गई थी, दरिया में चली गई थी, कहीं पर भी थी, उसके ओनर थे, और वो जब वाटर बॉडी के पास चल जाती है तो सरकार ने ये कहा कि जहां पर भी वाटर बॉडी होगी उसकी ओनरशिप जो होगी वो सरकार की रहेगी, ताकि इस वाटर बॉडी को मिसयूज ना हो और वाटर की जो वाटर का फ्लो है उसमें किसी भी तरीके से कोई अवरोध पैदा ना हो। इस प्रकार से लेकर के उन्होंने पूरा लाभ बनाया था और उसको जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर पूरी तरह इम्प्लीमेंट भी किया गया था और लोगों ने इस पे सहयोग भी दिया था। अपनी ओनरशिप को भी लोगों ने त्याग दिया था ताकि वाटर बॉडीज और ये जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो बचे रहे। लेकिन अब जब ये यूटी बनी है तो उन्होंने उसके अंदर भी सर्वे करवा करके कुछ वही उसी वाटर बॉडी के एरियाज को बाहर निकाल करके निकाल दिया गया है और कुछ लैंड को वहां से डिलाइनेटिंग करके ऑर्डर्स करके उस जमीन को है वो उसे निकाल दिया और उनको आगे अलो कर दिया गया कि आप यहाँ पर आप उद्योग लगाएं, आप इंडस्ट्री लगाएं, आप किसी भी ढंग से इसको इस्तेमाल करें। और वो जमीन तो है ही नहीं है। सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने 2021 में मार्च 2021 में एक लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी जो थी वो घोषित की थी
और उसमें ये कमिटमेंट की थी कि जितने भी उद्योग लगेंगे उसको सरकार अपने लेवल पर जो है जमीन प्रोवाइड करेगी। सरकार ने एक लैंड बैंक भी बनाया और लैंड बैंक में लोगों को साइट पे वेबसाइट जो है उस पर उसको डिस्प्ले किया और लोगों को कहा कि आप हमारे पास डालिए, हम आपको लैंड अलॉट कर देंगे। अब वो जो इनके पास था मुट्ठी भर जमीन थी, वो जमीन जो थी वो लोगों को आज दिन तक भी 2021 के बाद इन्होंने अलॉटमेंट नहीं की है। अब लोग जो है वो पर्सनल रिसोर्सेज से इन्वेस्टर आ रहा है और पर्सनल रिसोर्सेज से वो जगह जो है वो यहाँ पर परचेज कर रहा है। हमारे यहाँ लैंड सीलिंग रही है, हमें 100 कनाल से अधिक जब भूमि रखने का हमारी सरकारों ने हमें मना किया हुआ था। आज सारे लॉ जो है वो वापस जाते हैं। इंडस्ट्रीज को 200 से अधिक 200 कनाल से ज्यादा के जगह अलॉट की जा रही है। वो एक तो गवर्नमेंट लॉट करती है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में लिखा है कि जब हम उसको अप्लाई करेंगे फॉर अलॉटमेंट ऑफ लैंड तो वहां पर एक अप्राइजल कमेटी होगी। अप्राइजल कमेटी जमीन को वेरीफाई करेगी कि इस इंडस्ट्री जो लगाने जा रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर लैंड की कितनी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। अगर वो 100 कनाल मांगता है तो उसको 20 कनाल दे सकते हैं वो। लेकिन जब वो प्राइवेट एंगेजमेंट में जाता है, जो प्राइवेट लोगों से जमीन लेता है, तो वो उसको 50 कनाल चाहिए, वो 500 कनाल भी ले सकता है। जी बिल्कुल। वो 500 कनाल की जमीनें जो हैं वो हमारे यहाँ आगे पीछे डिस्पोजल हो रही हैं और लैंड होल्डिंग और लैंड सीलिंग जो थी वो कम उसको हटा दे के कारण अब जो बाहर से आ रहे हैं वो बड़ी बड़ी जमीनें खरीद रहे हैं। वो जमीनें इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि वो यूनिट लगाएंगे, वो यहाँ की लैंड होल्डिंग के ऊपर एक किस्म का वो कब्जा करना चाहते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि जहाँ पर डेमोग्राफी का होगा, ये यहाँ आने वाले समय में वो लोग जो हमारे यहाँ बड़ी जमीन के ऊपर मालकी हक होंगे तो नेचुरली हमारे आने वाली जनरेशन जो होगी वो यहाँ के इंडिजीनियस होंगे, जो मूल निवासी होंगे और जो बाद में आए होंगे प्रवासी लोग होंगे, उनमें एक जदोजहद का दौर हमें देखने को मिल सकता है। इंडस्ट्रीज के साथ साथ अगर कोई कठुआ को खोखला कर रहा है तो हमें लगता है कि वो माइनिंग है, एक ऐसा अभिशाप जो लगातार हमारे जल स्रोतों को, हमारे खनिज पदार्थों को लूटने का काम कर रहा है। और हम भी हैरान होते हैं देख के सरकार की मंशा को, सरकार की कार्य प्रणाली को, कि आखिर इतनी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आप कठुआ का सब कुछ ही बेचे जा रहे हो, और वो भी विद इन द स्टेट नहीं। राजस्थान, यूपी, पंजाब और 12-12, 16-16 टायर वाले ट्रक, घोड़े जिन्हें कहते हैं, वो दिन रात हाईवे पर चल रहे हैं। कई तो हादसे हो चुके हैं। ऐसे देखिए, ऐसा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने हर एक चीज पे ला बना रखा है जी। अभी पिछले दिनों में एक जस्टिस जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक मैं बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने हर एक चीज पे कानून बना रखे हैं, लेकिन दुर्भाग्य जिस देश का है वो कानून जो है किताबों में बंद रहते हैं, वो कानून इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं होते हैं। इसके कारण लोगों को ये सब करने का मौका मिलता है। 1958 में ये जो मिनरल माइनिंग का एक्ट, नेशनल लेवल का एक्ट बनाया गया था। उस एक्ट को जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड किया गया था। अभी हमारे खिलाफ ये इस प्रकार से एक प्रोपोगंडा भी रहा है कि 370 की वजह से पार्लियामेंट के यहाँ लॉ जो है वो एक्सटेंड नहीं होते हैं। तो 1958 का जो मिनरल माइनिंग का जो एक्ट था वो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू था। अब जम्मू कश्मीर में किस उस पे अगर रूल्स भी बनाए हैं स्टेट ने, किस प्रकार से माइनिंग होगी, कैसे कैसे माइनिंग को किया जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज है, ये इसको कोई सप्लीमेंट नहीं कर सकता है, इसको कोई नए ढंग से इसको बना नहीं सकता है, और ये आने वाली जनरेशन के लिए इसको रखना पड़ता है। आने वाली जनरेशन जब आएगी तो ये सारे हमारे जो स्रोत होंगे, ये माइनिंग के सब जगह खाली पड़ी, तो वो आने वाले जो हमारे होंगे वो हमें किस प्रकार से वो बताएंगे, उनको हम क्या बताएंगे कि किस प्रकार से ये हमारे जो मिनरल्स थे वो किस प्रकार से लूटे गए, किस प्रकार से उसका दोहन हुआ है। तो ये मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि वो सरकार की मदद से, प्रशासन की मदद से इस प्रकार से ये लोग हैं वो माइनिंग के लॉस को, माइनिंग के रूल्स की, माइनिंग की जो है वो बहुत धज्जियां उड़ा रही हैं और हमारे पूरे दरिया जो खाली कर दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो रावी का था, रावी दरिया के अंदर माइनिंग कहाँ से ली है, लिफ्टिंग कहाँ से हो रही है, किस प्रकार से माइनिंग कंट्रैक्टरों ने वहां पर लूटा गया है, किस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 50-50 करोड़ रुपए के जुर्माने जो है वो माइनिंग वालों को, माइनिंग कंट्रैक्टर्स को लगाए थे। जो हमारे जो स्टोन क्रैशर थे इनके यहाँ भी माइनिंग कंट्रैक्टर के कारण वो बिना पर्ची दिए हुए फिनिश गुड्स के ऊपर वो माइनिंग लेते थे। तो माइनिंग का तो बहुत बुरा सब्जेक्ट है। और दुर्भाग्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 2 साल से प्रयास करता था कि सुप्रीम कोर्ट और NHGT के गाइडलाइन के ऊपर
जिस प्रकार से माइनिंग के लिए उन्होंने रूल और पॉलिसीज फ्रेम की है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की माइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं आरटीआई लगाता हूँ बार बार, वो लेटर 1 महीने के बाद मेरे पास वापस आ जाता है कि एड्रेस ही जो है वो ठीक नहीं है। वहां देने जाते हैं तो वो कहते हैं जो कंसर्न है वो आज यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप उसी को देना है। तो इससे लगता है कि वो डिस्क्लोज भी करना नहीं चाहते हैं, और जिस प्रकार से ये माइनिंग आनी गया है इसका पर्यावरण पे होगा। अब देखिए वाटर लॉगिंग, जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत नीचे चला गया। जी बिल्कुल। आज शहर के लोग जो हैं, जिसको शहर के लोग जो छोटे छोटे हेडपंप लगा करके अपने पानी की व्यवस्था उन्होंने की हुई थी, आज सारे ड्राई पड़े हैं और हाहाकार मचा हुआ है। आने वाले समय में जो डीप पंप 100 फीट से नीचे गए हैं, मुझे नहीं लगता है 5-10 साल के बाद, 5-7 साल के अंदर अंदर वो भी सूख जाएंगे और एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है माइनिंग की वजह से होगा। अब रावी के अंदर पानी तो आने वाला नहीं है। नहर देखिए आपने, नहर के अंदर इन्होंने दोनों साइड से उसको पक्का कर दिया। अब पानी जो जमीन के अंदर कैसे जाएगा? रिचार्ज ऑफ वाटर अगर लैंड में नहीं होगा तो जमीन के अंदर पानी नहीं होगा, और जब पानी की उपलब्धता पूरी जमीन के अंदर नहीं होगी तो मानव जाति को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। कठुआ में कुछ ऐसे नेता हैं जो माइनिंग को लेकर बोलते तो हैं, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद चुप भी हो जाते हैं। हालांकि वो सरकार का हिस्सा, उन्हीं की ही सरकार है, वो अपने ही पुलिस प्रशासन को कोसते हैं, अपने ही जिला प्रशासन को कोसते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई खुले मंच पर इस माइनिंग को लेकर। एक और सवाल जुड़ता है, क्या माइनिंग इतनी जरूरी हो चुकी है? अगर जरूरी है अभी डेवलपमेंट वर्क्स के लिए मान लिया जाए, तो जो बाहर सप्लाई की जा रही है तत्काल प्रभाव से प्रदेश की सरकार उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? क्यों रोक नहीं लगती कि आउटसाइड द स्टेट कोई भी मिनरल माइन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाए? अब देखिए ऐसा है कि ये मिनरल का जो प्रश्न था, ये बहुत एक बड़ा प्रश्न है। अब इसमें बड़े बड़े माफिया भी आ चुके हैं, और इस पे कानून तो बने हैं, नियम बने हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है और अपनी गाइडलाइन में उसने कहा है कि अगर इलीगल माइनिंग होती है तो वहाँ उस जिले का उसका डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी इसके जिम्मेदार रहेंगे। और उन्हें नाइट विजन कैमरा का ड्रोन की बात की गई है, हॉटस्पॉट को ट्रेस करने की बात की है, उन्होंने जियो फेंसिंग की बात की है, उन्होंने 5 हेक्टेयर से ज्यादा किस प्रकार से आपको अलॉटमेंट करनी है, उस पर जियो फेंसिंग कैसे करनी है, इसका पूरा बना हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के जो ऑर्डर्स हैं उसको हम ग्राउंड पे फॉलो नहीं करते हैं, जो लॉ बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये अनार्की है, ये जंगल राज है। जब कानूनों को और पॉलिसीज को, जो भी गाइडलाइंस आती हैं पर्यावरण को ध्यान में रख करके, एनजीटी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसको अगर कोई नहीं मानता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि रूल ऑफ द लॉ कि ये भारत एक रूल ऑफ द लॉ का स्टेट है, रूल के मुताबिक हमको चलना है। अब रूल की धज्जियां उड़ती हैं, रूल को माना नहीं जाता है, रूल के साथ खिलाफ होता है, तो आ जाकर के वहाँ के जो लोग होते हैं उनको भारी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। देखो, अक्सर हम कठुआ में देखते हैं जब भी माइनिंग को लेकर कोई समस्या होती है तो बड़े जल्दी लोग जिला इंतजामिया के खिलाफ बोल पड़ते हैं। पुलिस प्रशासन जी, पुलिस डंपर पर रोक नहीं लगाती, हादसे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोक नहीं लगाती, हादसे होते हैं। क्या लगता है कि क्यों प्रदेश सरकार को सीधे प्रत्यक्ष रूप से कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता? क्यों सवाल जो है वो उस इंतजामिया से नहीं किए जाते जो पूरा ताना बाना इस पूरे जम्मू कश्मीर और समूचे लद्दाख में बनाया है? आपने देखा, लद्दाख भी 6ठे शेड्यूल की मांग करता है। वो लोग धरने पर रहे, भूख हड़ताल करी, लेकिन प्रदेश के बाहर देश के अन्य हिस्सों में बताया जाता है ये नया कश्मीर है, नया जम्मू है और नया लद्दाख है। क्या देखते हैं क्यों धोखे में रखा जाता है हमें और धोखे में रखा जा रहा है देश की आवाम को? ऐसे है कि इससे पहले जो इंतजाम हुआ था, संवैधानिक इंतजाम हुआ था, जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको पहले प्राथमिकता के तौर पर रखा गया था। जी। तो जो भी यहाँ के सोर्सेज थे उसमें उसको ज्यादा यूटिलाइज करने का जो काम, उसका फायदा जो मिले वो यहाँ के मूल निवासी थे, जिनको हम पीआरसी बोलते थे, जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट होता था, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किए जाते थे, उनको ग्लोबल टेंडरिंग भी होती थी। लेकिन इस ढंग से मैकेनिज्म था कि भारत के संविधान को भी हम कैरी आउट कर रहे थे।
ऐसा नहीं था कि हम भारत का संविधान यहाँ पर लागू नहीं होता था। अब भारत के संविधान के मुताबिक आर्टिकल 301 से लेकर 304 है, वो कहता है कि फ्री ट्रेड और फ्री मूवमेंट है। आप किसी भी प्रदेश में बिजनेस के लिए जा सकते हैं, किसी भी प्रदेश में आप बिजनेस के लिए मूवमेंट कर सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं पर मनाही नहीं होनी नहीं है। तो इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी व्यापारिक जो पहले की औद्योगिक पॉलिसियां थी, तब तो इन्वेस्टर बाहर से आए थे। सीटीएम 1962 से यहाँ पे है। जी बिल्कुल, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई है और नॉर्थन इंडिया की किसी समय सबसे बड़ी इकाई होती थी। तो 1962 में हमारे पास सीटीएम यहाँ आता है, वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई बंदिश यहाँ पे नहीं थी कि औद्योगिकरण में लोग आ सकते थे, क्योंकि भारत का संविधान यहाँ पर इन लोगों को इस प्रकार की इजाजत देता था। अब पहले क्या था कि हमने यहाँ पर टोल लगाया हुआ था। ये जो मिनरल हमारे ज्यादा लूटे जा रहे हैं, ये किस कारण से लूटे जा रहे हैं आप देखिए, इस पे आप चिंता करने की जरूरत है, बात समझने की जरूरत है। जो माइनिंग बाहर जा रही है, पहले हमने टोल लगाया था, 1 रुपया किलो टोल लेते थे, जिसमें हिम्मत थी 1 रुपया किलो रेत, 1 रुपया किलो बजरी एडिशनल गवर्नमेंट को देकर ले जाना चाहता तो ले जाता। अब वो 20-40 हजार का वो गाड़ी बनती थी तो 60-70 हजार रुपया उस पर टोल लगता था, टोल हमारा भरना पड़ता था। तो टोल भरने के कारण वो रिस्ट्रिक्शन कर देते थे और वो दूसरे सोर्सेज से ले आते थे, क्योंकि पंजाब में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। तो ये जो जितना भी माल यहाँ से ये निकल रहा है, माइनिंग का जो भी हो रहा है, ये अनेक प्रदेशों में जा रहा है। इंडिजीनियस जो हमारे यहाँ लोकल जरूरतों पूरी तो इन्हीं यहाँ से होनी थी। हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए तो चल पड़ेगा। अब इनकी मूवमेंट के लिए जो गाड़ियाँ चल रही हैं, इनके लिए जो उठाया जा रहा है, वो किसी ढंग से रूल और नियम की भारी अनदेखी करके इसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, इसको लूटा जा रहा है, जिसपे अच्छी तरह से प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं है। और जब लोगों को ये लगता है कि भाई ये रूल नियम के अकॉर्डिंगली नहीं होता है, तो वो इमीडिएट प्रशासन की तरफ भाग जाते हैं कि प्रशासन को रूल और नियम लोगों को बताने चाहिए और रूल और नियम के अकॉर्डिंगली इनकी मूवमेंट होनी चाहिए। जैसे फार्म ए के साथ इसकी मूवमेंट होती है, गाड़ी के पास फार्म है कि नहीं है, क्रैशर वाले का सोर्स क्या है, मूवमेंट कहाँ से हो रही है, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के जो भी हमें डायरेक्शंस मिली हैं, जो भी उन्होंने ऑर्डर्स पास किए हैं, उन ऑर्डर्स को ध्यान में रखिए और फिर जाकर के इस पे बचाव हो सकता है और सरकार इस पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करे, कम से कम यहाँ से मटेरियल बाहर जाए, हमारी जरूरतें पूरी हों और बाकी वहाँ बचा रहे। और आने वाले जो हमारी जनरेशन होगी उनको भी कुछ ना कुछ ट्रस्ट है, उनके लिए छोड़ना पड़ेगा। पारा लगातार बढ़ रहा है। बड़ा एक तुच्छ सा सवाल कहेंगे कि लाइट चली जाती है, हम भी कहते हैं हाय गर्मी हाय गर्मी, आप भी कहते होंगे, आपके घर में भी लाइट जाती होगी, ऑब्वियस है। देखते हैं बड़े बड़े पेड़ सड़क डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट हाईवेज के नाम पर काट दिए गए, लोगों की जमीनें जहां पर पेड़ थे एक्सप्रेसवे के नाम पे वहां भी काट दिए गए। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है और कुछ ही दिन बाद शुरू हो जाएगा वन महोत्सव, पेड़ लगाइए पर्यावरण बचाइए। तब इन गवर्नमेंट के जो दायरे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन्हें नजर क्यों नहीं आता जब इंडस्ट्री के लिए बड़े बड़े पेड़ काट दिए जाते हैं, बड़े सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, माइनिंग के नाम पर पहाड़ों को तबाह कर दिया जाता है, तब इन लोगों को समझ क्यों नहीं होता। और आज का टेम्परेचर 46 से 47 डिग्री कठुआ का जा चुका है। अब देखिए, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमारा भारत है और हम भारत के अनेक किसी भी कोने पे होने वाली हर घटना पर नजर रखते हैं। हमने देखा महाराष्ट्र बम्बई के अंदर जब पेड़ों काटने की बात आई तो लोगों ने कितना बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर किया। जहाँ जहाँ डेवलपमेंट होगी वहाँ पेड़ काट करके डेवलपमेंट करना, ये हमारे लंग्स के साथ खेलने की बराबर है। ये जो पेड़ है वो हमें इतना वो लंग्स हमारे लंग्स माने जाते हैं। तो जब लंग्स ही हमारे काट दिए जाएंगे तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जिस तरीके से ये पेड़ डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटे जाते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो अब रोड्स बन रही है, पहले तो मुझे नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर के किसी आदमी ने प्रोटेस्ट किया हो, डिमांड की हो कि हमें एक्सप्रेस चाहिए, इतना बड़ा एक्सप्रेस चाहिए। फिर आपने एक्सप्रेस बना दिया, फिर आपको दूसरे वाले रोड को, जो हमारा पुराना 4 लेन का रोड था, 4 लेन रोड को आपको क्या जरूरत पड़ गई। आप ये कहते हैं कि 80% जो हमारी ट्रैफिक होगी वो तो उससे जो एक्सप्रेस वे से निकल जाएगी, तो 20% कठुआ के लिए और
पठानकोट और सुजानपुर के लोगों के लिए कह रहे हैं कि आपका ये 4 लेन आपके लिए काफी रहा। आज वो 4 लेन को भी आप डेवलप कर रहे हैं, उसको भी आगे पीछे कर रहे हैं, और भारी क्षति जो पेड़ों में लगाए गए थे पेड़ तो उनको भी उखड़ा जा रहा है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें विकास के साथ विकास तो चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज लोगों ने पर्यावरण के साथ नहीं करना चाहिए। पर्यावरण ही जिंदगी है, रोड जिंदगी नहीं है। जी बिल्कुल। रोड से तो आप मूवमेंट कर लेंगे, आपकी जिंदे होंगे तो मूवमेंट करेंगे ना। जिंदगी पर्यावरण से जिंदगी है, पानी से जिंदगी है, सोर्सेज से जिंदगी है। ये बात तक लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। आप कोशिश तो करते हैं लोगों तक बात जाए, लोग जाए, लोग अपना कंसर्न बताएं। अब ये जितना भी जो कुछ होगा पर्यावरण के साथ डिग्रेडेशन जो पर्यावरण की होगी, जो एनवायरमेंट में जो भी डाउनफॉल्स होंगे उसका सबसे बड़ा तो हमें भोगना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर इसकी जद में आ जाएगा, इंटायर पंजाब इसकी जद में आ जाएगा। इसलिए पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ जो है वो ठीक नहीं है। आप सिस्टमेटिक तरीके से आप सस्टेनेबल और सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करवाइए। औद्योगिकरण करना है तो सारे पूरे प्रदेश में इसको ले जाइए। किसी को कोई भी हार्म नहीं होगा, ना पेड़ कटने थे, ना किसी प्रकार की तकलीफ होनी थी। लोगों को लेते, अगर कोई दूर पड़ता है तो उनको अधिक इंसेंटिव देके ले जाइए, उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दीजिए। आप ले जाइए डोडा में, हमारे डोडा में जितने अष्टबाइल डोडा में जितनी पॉपुलेशन है उतनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पॉपुलेशन है। क्या उनको डोडा वालों को एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए? क्या सारी एम्प्लॉयमेंट कठुआ वहां नहीं चाहिए? जब औद्योगिक करना है तो इंटायर स्टेट हमारे सामने है, ताकि सारी जमीनें लॉस नहीं होती। श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट, श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट की, कश्मीर है, पहलगाम है, लगाइए, वहां है, गांदरबल है, बड़ी सारी चीजें हैं। कश्मीर में भी इंडस्ट्री स्टेट डेवलप किए गए थे, हमारी दीदन सरकारें थी, वहां पर सीमेंट के प्रोजेक्ट लगे हैं, वहां पर कई प्रकार के और यूनिट लगे हैं। आप जो सरकारी यूनिट थे, हमारा इतराज रहता था, हम ऑब्जेक्शन भी करते थे कि यहाँ जो था HMT घड़ियों का फैक्ट्री कश्मीर में ले गए, आप टेलीविजन बनाने की कश्मीर में ले गए, आप वहाँ सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यूनिट आया, आप वहां पर ले गए। आप इस तरीके से हम इतराज करते रहे हैं उनके भी, हमें जम्मू में भी दीजिए। तो अब ये जो पॉलिसी है जिसके कारण आप चिंता बता रहे हैं, जिसमें हमारा कंसर्न है, तो ये हमारा यही है लोगों से कि लोग इकट्ठे हुए और लोग मांग करें कि इसको औद्योगिक का जो बाकी पैकेज बचता है उस पैकेज को उठा करके अलग डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो परेशानी इतनी होती है जब खुले में हम सांस नहीं ले पाते, और हमने सोचा क्यों ना इनके साथ चर्चा की जाए, क्योंकि बेटर वे में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझते हैं। आप यकीन मानिए कठुआ में रेड कैटेगरी के यूनिट लग रहे हैं। क्यों भाई? हमें सांस नहीं लेनी है, हमें जीते जी मार दोगे आप लोग। और सरकार के रोल को समझिए कि सरकार एम्प्लॉयमेंट के लॉलीपॉप के चक्कर में हमें जहर खिलाने पे तुली है। हमारे लोगों की सांसों में जहर घोलने का पूरा खाका जो है वो तैयार कर चुकी है। अलग अलग कैटेगरीज की जोन बनाई जा रही है, 200 प्लस कनाल की जमीनें आवंटित की जा रही हैं, इतने बड़े बड़े यूनिट लगाए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी बात, हमारा मंथन, हमारी चिंता व्यर्थ लगती है तो आप महज 20 मिनट के लिए इंडस्ट्रियल इस्टेट हटली में खड़े होकर बताइए बिना मास्क के। आप सिर्फ 20 मिनट रेलवे स्टेशन से थोड़ा नीचे 20 मिनट आप खड़े होकर दिखाइए। अगर आप उसके बाद कोई शिकायत ना करेंगे तो हम भी ऐसी आवाज नहीं उठाएंगे। बहुत जल्द कुछ ऐसे ही इंटरव्यूज लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें रियासतनामा। धन्यवाद।